जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ हियर एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। जैसे कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पे आज हमारे पास जो है वो नाइन्थ लेक्चर है और हाँ नाइन्थ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। और आज के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट जो है वो आपकी होती क्या है एक्चुअली, और देन स्पेसिफिकली पार्लियामेंट आपकी कंसिस्ट ऑफ होती है दो हाउसेस पे ना, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, और देन आपका सदर होता है। तो हम पार्लियामेंट को इन डिटेल आगे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि एक हाउस को आज डिस्कस करेंगे जिसमें नेशनल असेंबली है। ठीक है, लोअर हाउस आपका नेशनल असेंबली है, अपर हाउस सेनेट है, और देन प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे नेशनल असेंबली और कल करेंगे सेनेट, तो इस तरह से आपकी पार्लियामेंट पूरी जो है वो कवर हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि पार्लियामेंट एक्चुअली है क्या। पार्लियामेंट वैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, और इसका काम क्या है, लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग करना। ठीक है, आपकी पार्लियामेंट क्या करेगी जी, लॉ मेकिंग करेगी, कवानीन बनाएगी। ओके, और इसके कितने हाउसेज होंगे, दो हाउसेज होंगे। कौन कौन से, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। नेशनल असेंबली लोअर हाउस है और सेनेट आपका अपर हाउस है। नेशनल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं, 336 हैं। सेनेट के कितने मेंबर्स हैं, 104 है। नेशनल असेंबली का कितना टेन्योर होता है, 5 ईयर्स होता है, और सेनेट का कितना होता है, 6 ईयर्स होता है, लेकिन उसमें से हाफ मेंबर्स जो है वो हर 3 साल बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें जो है वो चलती हैं। नेशनल असेंबली का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। आपका सेनेट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको क्या कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन सेनेट। ठीक है, और आपका प्राइम मिनिस्टर कहाँ से इलेक्ट होता है, नेशनल असेंबली से इलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं अबाउट अबाउट पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इज द कंट्री सुप्रीम लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी मुल्क का जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है लॉ मेकिंग के हवाले से, वो आपकी पार्लियामेंट है। इट फॉलोज अ बाई कैमरल सिस्टम, यानी आपकी पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल सिस्टम पे जो है वो बेस करती है, कंसिस्टिंग ऑफ नेशनल असेंबली जो कि इलेक्टेड बाय पीपल होती है, यानी लोग चुनते हैं इन नुमाइंदों को, एंड द सेनेट, और आपका सेनेट है जो कि प्रोविंसेस की नुमाइंदगी करता है। इन दोनों हाउसेस पे आपकी पार्लियामेंट जो है वो बेस करती है। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज, अप्रूव द बजट्स, ओवरसीज द गवर्नमेंट एंड इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। पार्लियामेंट क्या करती है, मेक लॉज, आपके लॉज बनाती है, अप्रूव्स द बजट, जो भी एनुअल बजट आता है हर साल जून के अंदर उसको कौन अप्रूव करता है, आपकी पार्लियामेंट करती है, और उसमें स्पेसिफिकली रोल होता है नेशनल असेंबली का। ओवरसीज द गवर्नमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज हैं उनको आपकी पार्लियामेंट जो है वो ओवरसी कर रही होती है। एंड इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, लीड्स द एग्जेक्टिव, जो कि एग्जेक्टिव को लीड करता है, एग्जेक्टिव का हेड होता है। द प्रेसिडेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है आपका वो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, और वो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी गाइडलाइंस पे, उसकी हिदायत पे, उसकी एडवाइस पे जो है वो काम करता है। दिस सिस्टम इंश्योर्स द सेपरेशन ऑफ पावर्स, अकाउंटेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोविंसेस एंड नेशनल डिसीजन मेकिंग। तो ये है आपकी पार्लियामेंट। तो अगेन थोड़ा सा मैं बता दूं कि पार्लियामेंट जो है आपकी वो कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, दो हाउसेस पे मुश्तमिल होती है। लोअर हाउस को आप नेशनल असेंबली कहते हैं, अपर हाउस को आप सेनेट कहते हैं, और उसके बाद एक आपका सदर आता है, तो आपकी पार्लियामेंट बनती है। सदर का टॉपिक हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट का पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन डिटेल, उसमें हम उसकी पावर फंक्शन सब कुछ देख चुके हैं। आज जो टॉपिक है, आज हम नेशनल असेंबली को यानी लोअर हाउस को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और देन कल हम सेनेट को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये तीनों टॉपिक्स मिला के आपकी पार्लियामेंट एक बनाते हैं। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेशन। बाई कैमरल लेजिस्लेशन का क्या मतलब है कि इसके दो हाउसेज हैं, दो हाउसेज, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। काम क्या है इनका, लॉ मेकिंग करना। नेशनल असेंबली लोअर हाउस है, और इसका एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, आपका स्पीकर होता है। सेनेट आपका अपर हाउस है, और इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, चेयरमैन सेनेट होता है। आपका प्राइम मिनिस्टर किस हाउस से इलेक्ट होता है, लोअर हाउस से इलेक्ट होता है, और उसको कौन इलेक्ट करता है, लोअर हाउस के जो मेंबर्स हैं, यानी नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वही उसको चूज करते हैं वोटिंग के जरिए। आपका जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली, उसके मेंबर्स की तादाद कितनी है, 336।
आपका जो अपर हाउस है सेनेट, उसके मेंबर्स की तादाद कितनी है? 104। ठीक है, ये सारी की सारी थोड़ी बहुत डिटेल्स है। मजीद टेन्योर बता दूं तो नेशनल असेंबली का टेन्योर कितनी देर का होता है? 5 साल का, सेनेट का 6 साल का, और सेनेट के अंदर हर 3 साल बाद हाफ ऑफ द मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। अब आ जाते हैं रेलिवेंट प्रोविजंस पे कि पार्लियामेंट से रिलेटेड जो रेलिवेंट प्रोविजंस है वो कौन कौन से हैं। आर्टिकल 50, 52, 59, 70 to 89 और देन आपका 62 एंड 63, ये सारे के सारे पार्लियामेंट के डिफरेंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल्स में हम बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म लेजिस्लेचर की बात करें, क्योंकि आपकी पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर के तौर पे काम करती है, तो लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर एक्चुअली आप पढ़ के आए हुए हैं, लॉ मेकिंग बॉडी का नाम लेजिस्लेचर होता है। द लेजिस्लेचर इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसको आप लेजिस्लेचर बोलते हैं, जो कि लॉ मेकिंग करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, ये लॉज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट एंड इंश्योर जस्टिस। एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू। द लेजिस्लेचर इज वन ऑफ द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस होती हैं, एक आपकी लेजिस्लेशन है, दूसरी आपकी एग्जेक्टिव है, तीसरी आपकी जुडिशरी है। तो उन तीन ब्रांचेस में से एक ब्रांच कौन सी है? लेजिस्लेशन। ये कौन कह रहा है? मोंटेस्क्यू। ओके, एंड मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम द एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी टू प्रिवेंट द टायरनी। तो मतलब आपका मोंटेस्क्यू जो है वो थिंकर जो है वो कहता है कि जो आपकी तीन ब्रांचेस हैं, तीन में से एक जो है वो लेजिस्लेचर है, और इस लेजिस्लेचर को बाकी दो से अलग होना चाहिए, यानी एग्जेक्टिव से और जुडिशरी से, ताकि अब्यूज ऑफ पावर ना हो सके, मिस यूज ऑफ पावर ना हो सके, जो कि आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का और चेक एंड बैलेंस का क्वेश्चन पढ़ गए हैं, उसके अंदर डिस्कस करते हैं ये कंसेप्ट। देन आ जाए पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वो पार्लियामेंट पे कैसे बात करता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स होंगे। एक आपके पास जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है, दूसरा आपके पास नेशनल असेंबली है, और तीसरा आपके पास सेनेट है। इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग लॉज, अप्रूविंग पॉलिसीज एंड ओवरसीइंग द गवर्नमेंट। आपकी नेशनल असेंबली सेनेट मिलके जो है वो कोई भी बिल पास करते हैं, वो बिल पास होकर आपके सदर के पास जाता है, सदर उसके ऊपर अपनी एसेंट देता है, मतलब अपने साइन करता है, अपनी बिल शो करता है, तो आपका वो लॉ बनता है। पार्लियामेंट इंश्योर्स डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंट्स द पीपल्स इंटरेस्ट इन नेशनल डिसीजन मेकिंग। तो पार्लियामेंट बनती किसकी वजह से है? नेशनल असेंबली किसकी वजह से बनती है? हमारी वजह से बनती है। हम लोग वोट करते हैं तो नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो है चूज होके असेंबली में आते हैं, तो समझा यही जाता है कि फिर हमारे वोट की वजह से आए तो हमारे लिए ही वो काम करेंगे। देन है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज कंपोज ऑफ थ्री हाउसेस, पहले भी पढ़ चुके हैं, टू हाउसेस एंड वन इज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट है, पर प्रेसिडेंट क्या होता है? सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन जितने भी आपकी पार्लियामेंट के पास करदा बिल हैं उनके ऊपर साइन किसने करने होते हैं? आपके प्रेसिडेंट ने करने होते हैं, तो आपका वो बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट होता है। देन है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो है वो आपके मुल्क का लोअर हाउस है, लेजिस्लेशन का लोअर हाउस है, और इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के जो है 5 साल के लिए जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। मेक्स लॉज, इनका काम क्या होता है? ये लॉज बनाते हैं। अप्रूव बजट्स को अप्रूव करते हैं, एंड इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट भी आपकी नेशनल असेंबली ही करती है। देन अगर सेनेट की बात करते हैं तो सेनेट जो है वो अपर हाउस है, और मेंबर सर्व फॉर 6 ईयर्स, 6 साल इनकी टेन्योर होता है, जैसे मैंने पहले बताया है। इंश्योर लेजिस्लेटिव कंटिन्यूटी। पार्लियामेंट आपकी नेशनल असेंबली जो भी बिल पास करती है उसको रिव्यू कौन करता है? आपका सेनेट करता है। सेनेट की तरफ से वो पास होगा तो वो बिल जाएगा सदर के पास फाइनल एसेंट के लिए। रिप्रेजेंट प्रोविंसेस इक्वली, हर सूबे से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है सेनेटर्स की आपके सेनेट में। एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व, और सेनेट कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। आपने हमेशा सुना होगा नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई है, सेनेट को डिसॉल्व होते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि सेनेट के जो है वो टोटल मेंबर्स में से आधी तादाद जो है वो हर 3 साल बाद जो है वो खत्म हो जाती है, और मतलब रिटायर हो जाती है, उनकी जगह नए आ जाते हैं, और 6 साल इसका टेन्योर होता है। तो मतलब जब आधे लोग गए हैं तो आधे स्टिल वहां पे मौजूद हैं, तो ये कंटिन्यू हाउस रहता है, कभी भी ये जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये सारा पार्लियामेंट के बारे में हमने रफली पढ़ लिया, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो जो तीन हमने पढ़े हैं कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, तो उनमें से प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। आज हम नेशनल असेंबली को इन डिटेल देखेंगे, और देन आपका सेनेट रह जाएगा, सेनेट नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो अगर नेशनल असेंबली की बात करते हैं तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि ये आपका लोअर हाउस है, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर लॉ मेकिंग। इसके मेंबर्स कितने होते हैं? 336 होते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी इसी हाउस में से होता है, ठीक है।
ये हाउस क्या करता है, बजट से रिलेटेड जितनी भी पावर्स होती हैं वो नेशनल असेंबली के पास होती हैं। लॉ मेकिंग की इनिशिएशन वहाँ यहाँ से हो सकती है, अमेंडमेंट की इनिशिएशन यहाँ से हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये आपका हाउस। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का ये लोअर हाउस है, तो अपर कौन सा है, अपर सेनेट है, सेनेट मंडे को पढ़ेंगे। इट मेक्स लॉज, क्या करता है आपका नेशनल असेंबली, लॉज बनाता है। अप्रूव्स द बजट, बजट जो है उसको अप्रूव करता है। एंड रिप्रेजेंट्स द पीपल, और लोगों को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि लोगों के वोटों से जो है वो आपकी नेशनल असेंबली बनती है। तो लोगों की विल को ये जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके नेशनल असेंबली। मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू जनरल इलेक्शंस। हर 5 साल बाद आपके मुल्क के अंदर एक जनरल इलेक्शन होता है, जिसमें हर बंदा जो है जिसकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर है उसको वोट का हक हासिल होता है, वो अपने नुमाइंदा को वोट देता है और उसके थ्रू ये लोग जो है वो चुने जाते हैं। द असेंबली इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड इंश्योर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। ये जो असेंबली है आपकी नेशनल असेंबली, ये अपने लिए एक प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं जो कि नॉर्मली मेजोरिटी पार्टी का ही हेड होता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन पाकिस्तान डेमोक्रेसी। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसमें नेशनल असेंबली का बहुत ज्यादा रोल है। डेमोक्रेसी क्या है? पावर ऑफ द पीपल। तो लोगों की पावर कब सामने आएगी? जब लोगों का चूजन रिप्रेजेंटेटिव सामने आएगा। तो जो लोगों का चूजन रिप्रेजेंटेटिव कब सामने आएगा? जब आपकी नेशनल असेंबली वर्किंग में होगी। इंश्योरिंग गवर्नेंस फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स। तो ये हो गया आपका नेशनल असेंबली का इंट्रोडक्शन। रेलिवेंट प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 states that parliament includes the president, the national assembly and the senate। ठीक है। आर्टिकल 51 defines the composition and election of the national assembly। तो आपका आर्टिकल 51 जो है वो आपकी जो नेशनल असेंबली है इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करता है और नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन है उसके बारे में बात करता है। अगर क्रॉस रेफरेंसेस की बात करते हैं तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 14 है ऑफ 1985 का। 1985 में हम हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए हैं कि मार्शल लॉ लगा हुआ था और जो आपकी प्रोविजंस थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की वो सस्पेंडेड थी और 1985 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जो है वो रूल कर रहा था ज़िया, और उसका जो ऑर्डर नंबर 14 था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 14, उसको एज अ क्रॉस रेफरेंसेस में लिया जाता है। देन आपकी 8th अमेंडमेंट है। देन आपका जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1976 का। देन आपकी 24 अमेंडमेंट एक्ट है और 2017 का। और देन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की 25th अमेंडमेंट है 2018 की। ठीक है, ये सारे क्रॉस रेफरेंसेस में आ जाते हैं। मीनिंग ऑफ नेशनल असेंबली की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूसो क्या कहता है, इट रिप्रेजेंट्स द जनरल विल, यानी लोगों की विल को ये रिप्रेजेंट करती है आपकी नेशनल असेंबली ऑफ द पीपल मेकिंग लॉज फॉर द कॉमन गुड। यानी नेशनल असेंबली जो है वो सबके कॉमन गुड के लिए लॉज बनाती है। ठीक है, और जनरल विल को जो है वो शो करती है लोगों की, क्योंकि लोगों ने ही इसको वोट दे के जो है वो बनाया होता है। सो कंसिडर यही किया जाता है कि जितने भी मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के वो फॉर द कॉमन गुड ऑफ पीपल जो है वो काम करेंगे। जॉन लॉक ने एक डेफिनेशन मीनिंग बताया नेशनल असेंबली का, वो देख लेना है। देन डेफिनेशन की अगर बात करें तो एरिस्टोटल की डेफिनेशन ले लेते हैं। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ की फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वेयर लॉज आर मेड थ्रू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो नेशनल असेंबली में क्या होता है, कलेक्टिव डिसीजन से विद पर्टिकुलर जो है वो मेजोरिटी जो है वो कोई भी लॉज जो है वो बनाए जाते हैं। अब आ जाती है बात सीट्स की। सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली के, नेशनल असेंबली की सीट्स कितनी हैं? तो पहले 342 हुआ करती थी। लेटर ऑन जो आपका फाटा था यानी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एरियाज, वो सारी की सारी सीट्स जो है वो मर्ज हो गई थी आपकी केपीके के साथ। सो आफ्टर दैट आपकी नाउ राइट नाउ जो सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो 336 हैं। और उन 336 में से आपकी 266 जो है वो जनरल सीट्स होती हैं जिन पे इलेक्शंस होते हैं नॉर्मली, और आपकी 60 सीट्स जो है वो रिजर्व है फॉर द फीमेल्स, और देन 10 सीट्स जो है आपकी रिजर्व है फॉर द नॉन मुस्लिम्स। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years। 5 साल के लिए जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं विद सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रोविंसेस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पंजाब की पॉपुलेशन क्योंकि ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई पंजाब की सीट्स नेशनल असेंबली में ज्यादा होती हैं। ये मैं पहले भी इस बात पे काफी इन डिटेल बता चुका हूँ। दिस स्ट्रक्चर इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो जो सूबा बड़ा होगा पॉपुलेशन वाइज, उस सूबे की जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स भी ज्यादा होंगी।
तो फिर मैंने बताया था कि अगर किसी खास सूबे की सीट जो है नेशनल असेंबली के अंदर ज्यादा है, तो वो तो फिर नेशनल असेंबली में कोई भी बिल पास करवा सकता है, वो सूबा हाँ करवा सकता है। लेकिन सेनेट में जब जाते हैं उस बिल को लेके, तो सेनेट के अंदर फिर देन चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन इक्वल है, तो वहां पे फिर वो बिल आपका जाके रुक जाता है, क्योंकि वहां पे बाकी 3 प्रोविंसेस आपसे स्ट्रांग हो जाएंगे, आप जो है वो माइनॉरिटी में रह जाएंगे। देन हमारे पास है क्वालिफिकेशन ऑफ द नेशनल असेंबली मेंबर्स। तो जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? वैसे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैं अक्सर बताता होता हूँ कि जो हराम खाने में एक्सपर्ट है, या जिसको जो है वो हराम खाना अच्छे तरीके से आता है, या जो है वो करप्ट है, या जो है वो झूठ बड़ा अच्छा बोल सकता है, या यू टर्न बहुत अच्छे ले लेता है, या जो है वो लोगों को पागल बड़ी जल्दी बना लेता है, या जो है वो लोगों के जज्बात के साथ खेलना अच्छे तरीके से जानता है, तो ये क्वालिफिकेशंस है वैसे पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली के मेंबर्स होने की। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले तो वो पाकिस्तान का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड पे उसकी जो एज है वो 25 ईयर होनी चाहिए। नंबर थर्ड पे जो है वो किसी भी इलेक्टोरल एरिया में उसका वोट जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। नंबर फोर पे है गुड करेक्टर, अच्छे इखलाक का मालिक होना चाहिए, और अच्छा इखलाक हमारे यहाँ पे ये है कि उसके पास दो चार गाड़ियाँ हों, दो चार बंगले हों, दो चार नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा, लेकिन खैर बैंक अकाउंट्स जो है वो लेविश हों, और पार्टी लीडर्स की वो अच्छी तरीके से टीसी कर सके, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये गुड करेक्टर में आता है पाकिस्तान के अंदर। देन है सेम एंड सॉरी सेन एंड साउंड माइंड, तो मतलब मेंटल सिचुएशन उसकी जो है वो ओके हो, पागल ना हो। और देन नॉट कन्विक्टेड, मतलब किसी भी जुर्म में जो है वो जेल याफ्ता ना हो। शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर अ सीरियस क्राइम, तो मतलब सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। बाकी चोरी डकैती जानी शराबी ये चलेगा, करप्शन भी चलेगी, बाकी सीरियस ऑफेंस कौन से होते हैं पाकिस्तान में ये तो खैर हमें भी आज तक नहीं पता चला। एनी हाउ ये क्वालिफिकेशंस है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की। देन है मेथड फॉर इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली के। नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, तो आपको पता है हर 5 साल बाद आप और मैं वोट डालने जाते हैं, और अपने जो है वो बेस्ट कैंडिडेट को वोट डाल के आते हैं, जो कि उसके हक में नहीं जाता, और चला भी जाए तो वो आगे अपने करतूत दिखा देता है, वादे दावे कुछ और होते हैं उसके, अल्टीमेटली आगे वो भी जो है वो उन्हीं कामों में लग जाता है जिसमें बाकी सब लगे हुए थे। एनी हाउ जनरल इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 years, यानी हर 5 साल बाद जनरल इलेक्शन होता है मुल्क के अंदर, वेयर सिटीजन्स वोट फॉर कैंडिडेट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर पीडीए का भी जो है वो कैंडिडेट होगा, पीएमएलएन का भी होगा, पीपल्स पार्टी का भी होगा, एमक्यूएम का भी होगा, इसी तरह बहुत सारी पार्टीज के हर पार्टी का नुमाइंदा आपके जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा, और जो आपका फेवरेट है आप उसको वोट दे देंगे। अल्टीमेटली सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज से, मतलब 266 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है वो इलेक्शन होंगे, जो मेजोरिटी में जीत जाएगा उसकी जाके नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो गवर्नमेंट मान जाएगी। डायरेक्ट वोटिंग कहता है मेंबर्स फॉर 266 जनरल सीट्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू अ फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम। तो 266 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है वो इलेक्ट होते हैं, यानी लोग उनको डायरेक्ट वोट डालते हैं, और उनके जीतने से वो ईमान में आगे नेशनल असेंबली में जाते हैं। देन है रिजर्व सीट्स। तो 266 के अलावा आपके पास 60 जो है वो रिजर्व सीट्स हैं वुमेन के लिए, औरतों के लिए, एंड 10 सीट्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है वो रखी गई है। देन इलेक्शन कमीशन ओवरसाइड, तो ये जितना भी इलेक्शन का प्रोसीजर होता है इसको आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओवरसी कर रहा होता है। अब आ जाएं जी टर्म फॉर द नेशनल असेंबली के। नेशनल असेंबली की टर्म कितनी है, तो सिंपली 5 साल जो इसकी टर्म है, 5 साल के लिए जो नेशनल असेंबली के लोग हैं वो इलेक्ट होते हैं। द टर्म ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ द पाकिस्तान अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज 5 years। दिस मीन्स दैट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर विच न्यू इलेक्शंस आर हेल्ड, यानी 5 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं, और हर 5 साल बाद जो है नया इलेक्शन होता है। हाउएवर द असेंबली कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। लेकिन 5 साल से पहले भी आपकी नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो सकती है, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, जैसे इमरान खान के अगेंस्ट आया था, तो वो सदर को फिर एडवाइस भेज देते हैं कि असेंबली जो है डिसॉल्व कर दी जाए, तो असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन अगर कोई बन गई है तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में असेंबली आपकी डिसॉल्व की जा सकती है, तो मल्टी सिचुएशंस हैं। देन कोरम ऑफ द नेशनल असेंबली के कोरम कितने मेंबर होंगे तो इजलास चल सकेगा, तो 25% एटलीस्ट जो है वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए जितने लोग हैं उनकी, तो आपका जो है वो हाउस चलता है। देन है समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। सेशन को बुला कौन सकता है, प्रोरोग कौन कर सकता है, यानी नेशनल असेंबली के सेशन को बुलाना और मुलतवी करना सदर के पास ये इख्तियार हासिल है।
तो वो दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो 120 डेज से ज़्यादा जो है वो डिले नहीं आ सकता। विद इन 120 डेज एक सेशन जो है वो मस्ट होना चाहिए नेशनल असेंबली का। साल के अंदर 3 सेशन एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिएगा सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। तो सबसे पहले एनुअल सेशन, तो एनुअल सेशन है जी, द असेंबली मस्ट हैव एटलीस्ट 3 सेशंस ईच ईयर। तो मतलब हर साल 3 सेशन मस्ट है, ठीक है। 365 दिनों में 3 सेशन मस्ट है, और एक सेशन में एक 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं आ सकता है। मैक्सिमम गैप है कि 120 डेज से ज्यादा गैप नहीं आ सकता। नीचे है मैंडेटरी सेशन। अ सेशन मस्ट बी हेल्ड विद इन 20 डेज आफ्टर अ जनरल इलेक्शन। जब जनरल इलेक्शन हो जाता है मुल्क के अंदर 5 साल बाद, तो उस इलेक्शन के होने के 30 डेज के अंदर अंदर एक मैंडेटरी सेशन आपने करना है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो बनती है। देन स्पेशल सेशन है, तो द प्रेसिडेंट और 1/4 ऑफ द मेंबर्स कैन रिक्वेस्ट अ स्पेशल सेशन टू, ठीक है। तो ये सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली हो गए। डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली की बात करें तो प्रेसिडेंट डिसोल्व कर सकता है। कंप्लीशन ऑफ टर्म, अगर 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली असेंबली आपकी डिसोल्व हो जाती है। देन नो कॉन्फिडेंस वोट, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस का वोट आ जाए कि हमें इस बंदे पे जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस अगर वो बंदा लूज कर जाए, तो वो आपकी असेंबली जो है वो डिसोल्व हो सकती है बिफोर 5 ईयर्स। अगर इमरजेंसी कोई सिचुएशन बन जाए, जैसे मैंने आगे बताया है कि जैसे हम पढ़ के भी आए हैं पीछे इमरजेंसी सिचुएशंस को, अंडर आर्टिकल 232 टू 237, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है तो उस सूरत में भी आप नेशनल असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जहां पे नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो सकती है बिफोर इट्स टर्म टू, ठीक है। देन है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल असेंबली के। नेशनल असेंबली की पावर्स क्या हैं, फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो सिंपली वही जो हम प्रेसिडेंट के पढ़ गए हैं, वही जो प्राइम मिनिस्टर के पढ़ गए हैं, कि लेजिस्लेटिव ब्रांच में पावर्स हैं, एग्जेक्टिव ब्रांच में पावर हैं, जुडिशरी में, फाइनेंशियल और आपकी फॉरेन अफेयर्स। ये 5 हेड्स में इनकी पावर्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर लेजिस्लेशन के हवाले से बात करते हैं, तो आपकी पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी उसकी ड्यूटी ही एक है कि उसने लॉ बनाना है। तो आपका नेशनल असेंबली जो है वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। सो पहली ड्यूटी तो इसको ये हो गई, पहली पावर तो ये हो गई, पहला फंक्शन तो ये हो गया कि इसने लॉ मेकिंग करनी है। तो सबसे पहले लॉ मेकिंग के अंदर क्या क्या आता है, पासिंग बिल्स इनटू लॉ, यानी आपका नेशनल असेंबली के अंदर कोई बिल जो है वो पेश हुआ है, देन वो सेनेट में गया, सेनेट से भी अगर वो पास हो गया तो देन जो है वो सदर के पास जाएगा, सदर उसको अगर साइन कर देता तो वो लॉ आ जाएगा। तो मतलब बिल को लॉ बनाने में किरदार किसका होता है, आपकी नेशनल असेंबली का होता है। नेशनल असेंबली पास करके भेजेगी तो लॉ बनेगा ना। तो कहते हैं द असेंबली डिबेट्स एंड पासिस वेरियस लॉज, डिबेट भी करती है लॉज पे, पास भी करती है डिफरेंट लॉज को। अ बिल इज अ सजेस्टेड लॉ दैट बिकम्स लॉ आफ्टर सेनेट एंड प्रेसिडेंट अप्रूवल। कोई भी बिल जो होता है ना, वो एक सजेस्टेड लॉ होता है, मतलब बिल पेश किया जाता है कि हम ये लॉ बनाना चाह रहे हैं। अगर आपकी नेशनल असेंबली उसको अप्रूव कर देती है तो देन उसने सेनेट के पास जाना होता है, सेनेट भी अगर उसको अप्रूव कर देता है तो देन उसने सदर के पास जाना होता है, अगर सदर भी उस पर साइन कर देता है तो वो लॉ बन जाता है। तो बिल कन्वर्ट हो जाता है लॉ के अंदर। बिल्स में भी ऑन एजुकेशन, ये एजुकेशन रिलेटेड भी आप बिल पेश कर सकते हैं कोई, जो कि अल्टीमेटली लेटर ऑन एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बन जाए। आपकी हेल्थ से रिलेटेड बिल हो सकता है, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, हर तरह के बिल्स जो है वो पेश किए जा सकते हैं और लॉज जो है उन पे बन सकते हैं। तो ये किसकी पावर है, लेजिस्लेशन की। नंबर सेकंड पे है क्रिएटिंग न्यू लॉज फॉर नेशन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ न्यू लॉज की आपको जरूरत होती है। जैसे 2019 कोविड 19 से पहले इन्वायरमेंटल सिचुएशंस कुछ और थी, कोविड 19 के बाद इन्वायरमेंटल सिचुएशंस कुछ और हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इन्वायरमेंट पे जो है वो नए लॉज चाहिए, तो वो कौन बनाएगा, आपकी नेशनल असेंबली बनाएगी, आपका सेनेट बनाएगा, ठीक है, आपकी पार्लियामेंट बनाएगी। तो इसी तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो नए लॉज की जरूरत होती है। तो वो नए लॉज कौन बनाता है, कौन प्रोसीड करता है, आपकी नेशनल असेंबली करती है। Laws are created to address public issues and enhance governance. For instance, traffic rules, environmental conservation and cyber security laws are brought when necessary. तो आजकल के दौर में आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ के मामला बड़े ख़राब हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब आप को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारी इंसान खुद करता है। तो ऐसी सूरत में आपको पता है कि हमें हमारा जो साइबर रिलेटेड लॉज हैं वो बड़े वीक है। अगर किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो उसके पास रेड्रेसल के लिए कोई प्रॉपर फोरम नहीं है, वो बेचारी
हर फोरम पे जो है वो जलील हो रही होती है कि मैं करूं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी हिम्मत नहीं होती, करेज नहीं होती कि कहीं जाए, और अगर हिम्मत होती है, करेज करती है, तो आगे फैसिलिटेशन कोई नहीं है। तो नित नए लॉज किसने बनाने हैं? आपकी नेशनल असेंबली ने बनाने हैं, जो कि वो नहीं बनाते हैं, गालियां निकालते रहते हैं वहां पे एक दूसरे को बैठ। एनी हाउ, लेजिस्लेटिव ब्रांच में जो थर्ड पावर है वो है मॉडिफाइंग और रिवाइजिंग करंट लॉज। जो मौजूदा लॉज होते हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, तो ये भी इनकी पावर है। देन आ जाए अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेकंड पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की भी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 में। नाउ वी आर इन द ईयर ऑफ 2025। तो जो 1973 के अंदर जरूरियात थी किसी नेशन की, वो आज नहीं है, चेंज हो चुकी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट्स की जरूरत है। तो जहां पे अमेंडमेंट की जरूरत है वो कौन कर सकता है? नेशनल असेंबली करती है विद द हेल्प ऑफ सेनेट, ठीक है, विद स्पेसिफिक मेजोरिटी। तो सबसे पहले है इनिशिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स स्टार्ट विद अ बिल प्रेजेंटेड इन ईदर द सेनेट और द नेशनल असेंबली। तो मतलब अगर आप चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंज लाना है, तो आप सबसे पहले कोई बिल पेश करेंगे। वो बिल आपकी नेशनल असेंबली में भी पेश किया जा सकता है, आपके सेनेट में भी पेश किया जा सकता है। द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स इट फंडामेंटल एंड अप टू डेट। तो अमेंडमेंट क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन को अप टू डेट रखती है, उसको जो है वो बोरियत वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनने देती है, उसको ओल्ड डेटेड नहीं बनने देती है। टू थर्ड मेजोरिटी रिक्वायरमेंट। कोई भी अमेंडमेंट अगर आपने पास करवानी है तो नेशनल असेंबली से भी टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है। मतलब जितने मेंबर्स हैं उनमें से टू थर्ड मेंबर्स अगर उसके हक में वोट करते हैं तो देन सेनेट, सेनेट के भी टू थर्ड लोग उसके हक में वोट करते हैं तो देन प्रेसिडेंट की एसेंट और देन वो अमेंडमेंट जो पास होती है। A constitutional amendment needs two-third majority of votes in both the Senate and the National Assembly to pass। यानी नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है अगर कोई अमेंडमेंट आपने पास करनी है। दिस इज टू इंश्योर दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस आर मेड विद वाइड स्प्रेड सपोर्ट, ठीक है। देन एक्सपेंडिंग फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनके अंदर कोई एक्सपेंडिंग करनी है, कोई मजीद फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, तो वो भी किसके थ्रू कराएंगे? आप नेशनल असेंबली के थ्रू कराएंगे। तो ये भी पावर इनके पास है। लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ ली, अमेंडमेंट्स पावर्स पढ़ ली। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो एडमिन ब्रांच में इनके पास, इंतजामिया ब्रांच में कौन कौन सी है? सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ द एग्जेक्टिव, सॉरी स्क्रूटनी ऑफ द एग्जेक्टिव। आपकी जो नेशनल असेंबली है उसमें आपकी ओपोजिशन जमात भी होती है। एक तो गवर्नमेंट होती है ना, एक गवर्नमेंट पार्टी होती है और बाकी ओपोजिशन में होते हैं। तो गवर्नमेंट अब जो दिल में आ रहा है करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है, तो उसको स्क्रूटनी उसकी किसने करनी है? उसको चेक किसने करना है? आपकी नेशनल असेंबली की जो ओपोजिशन पार्टी है या नेशनल असेंबली ही उसको कहेंगे, उसने करनी है। द असेंबली इंश्योर्स दैट द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। तो आपकी जो गवर्निंग बॉडी है, आपकी जो गवर्नमेंट है, वो जो भी डिसीजंस ले रही है, जो भी पॉलिसीज बना रही है, जो भी जो है मुल्क के अंदर कर रही है, आपकी असेंबली इस बात को इंश्योर करेगी कि वो सारी की सारी चीजें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री हैं, लोगों की वेलफेयर के लिए हैं, फॉर द कॉमन गुड हैं। अगर कोई भी ऐसी बात है जो कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कर रही है तो अपोजिशन आपको पता है रोला डालती नजर आती है, गालियां निकालती नजर आती है, उस बिल को रोकते हुए नजर आती है, उसके अगेंस्ट खड़े हुए नजर आती है। आल दो उनकी सुनी नहीं जाती है, बेचारे कमजोर होते हैं हर दौर में ही, लेकिन जिम्मेदारी तो है ना, वो तो परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल गुड, ओके। नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन आवर विद मिनिस्टर्स, यानी क्वेश्चंस किए जाते हैं मिनिस्टर्स को हाउस के अंदर। जैसे आपको पता है, अगर कभी सेशन आपने देखा हो असेंबली का, तो एक दफा गवर्नमेंट वालों को मौका मिलता है, वो 5 मिनट गालियां निकालते हैं, फिर ऑपोजिशन वालों को मौका मिलता है, वो गालियां निकालते हैं, फिर बीच में आपका स्पीकर कह रहा होता है ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस है। Through assembly meetings, members have the opportunity to put questions to the ministers regarding decisions and policies made by the government। गवर्नमेंट मिनिस्टर है कोई, रेलवे से रिलेटेड, रेलवे ट्रैक कोई जो है वो खराब है, रेलवे कोई धमाका हो गया, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर के मामला समाए, तो असेंबली के अंदर आपको पता है ना, फिर रेलवे मिनिस्टर को जो है वो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, भाई जान आप क्या कर रहे हैं, देखें फलां हादसा हो गया फलां, वो फिर अपने हक में सफाइयां देता है ये वो। तो ये भी सारी पावर किसके पास है? नेशनल असेंबली के पास है, वो क्वेश्चन पुट अप कर सकती है मिनिस्टर्स को। दिस अलाउज फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है गवर्नमेंट की, क्योंकि अगर कोई शुगर मिनिस्टर है तो उसको पता होना चाहिए कितने टन शुगर जो है वो इस दफा जनरेट हुई है, कितनी हमने बाहर भेजी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारा पता होना चाहिए। कोई रेलवे मिनिस्टर है तो उसको पता होना चाहिए कितने रिसोर्सेज जनरेट किए हैं हमने, कितने इन्वेस्ट किए हैं, क्या किया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कब मेक होती है? जब असेंबली जो है इन चीज़ों का ट्रैक रखती है। देन कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंक्वायरी कमेटीज, ठीक है। तो इंक्वायरी कमेटीज भी जो है वो बनाई जाती हैं असेंबली के अंदर रहते हुए, इनकी पावर है। देन फाइनेंस में आ रहे हैं, तो फाइनेंस में मैं पहले बता चुका हूँ, जो आपका एनुअल बजट पास होता है, जो अभी जून के अंदर नए सिरे से आएगा, हर जून के अंदर जो है वो मनी बिल जो है वो पास होता है, बजट आता है आपका पूरे साल का। तो उसमें सबसे ज्यादा पावर जो है नेशनल असेंबली की होती है, क्योंकि नेशनल असेंबली के अंदर मेंबर है लोगों के चुने हुए। तो समझा ये जाता है कि ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, लिहाजा पैसों के लेन देन के हवाले से यही सारा डिसीजन मेकिंग करेंगे। सेनेट को उसमें कोई सच ज्यादा पावर्स हासिल नहीं होती है। तो नेशनल बजट अप्रूवल, द गवर्नमेंट एनुअली सबमिट अ बजट प्रपोजल विच हैज टू बी एंडोर्स्ड बाय द असेंबली प्रायर टू द एक्सपेंडिचर्स ऑफ फंड्स ऑन द नेशनल प्रोजेक्ट्स। आपने इस साल हेल्थ पे कितना इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन को कितना देना है, सिक्योरिटी पे कितना लगाना है, आर्म फोर्सेस को कितना देना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कितनी करनी है, कितने लोन्स लेने हैं, कितने डेट्स उतारने हैं, कितने टैक्सेस लगाने हैं, ये सारे मामला कौन देखता है, कौन ओवरसी करता है? आपकी नेशनल असेंबली करती है। सो दैट्स वाई फाइनेंस के हवाले से सबसे पहली पावर तो ये हो गई। नंबर सेकंड पे है अथॉरिटी टू लेवी और अबोलिश टैक्सेस। जैसे मैंने अभी बताया कि टैक्सेस कितने लगाने हैं, कितने खत्म करने हैं, ये सारी अथॉरिटी भी किसके पास है? नेशनल असेंबली के पास है। ओवरसाइट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, द असेंबली एग्जामिन्स हाउ द गवर्नमेंट यूजेस पब्लिक मनी टू अवॉइड वेस्टेज एंड करप्शन इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये फाइनेंस पावर्स में आ गई। देन इलेक्टोरल फंक्शंस हैं, तो यानी असेंबली के कुछ इलेक्टोरल पावर्स होती हैं। सबसे पहला तो ये हो गया ना कि नेशनल असेंबली में किसको चूज करना होता है? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर सोनली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, ठीक है। पहले आप और हम लोग जो है वो डिफरेंट जो नुमाइंदे हैं, पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, उनको वोट करते हैं। वो नुमाइंदे जीत के नेशनल असेंबली के अंदर चले जाते हैं। देन वो नुमाइंदे जो है वो किसी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को वोट करते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मेजोरिटी ऑफ वोट ले लेता है नेशनल असेंबली के, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन सोलली डिपेंड कर रहा होता है किस पे? आपकी नेशनल असेंबली पे। सो नेशनल असेंबली के पास इलेक्टोरल फंक्शन के हवाले से भी ये पावर मौजूद है। देन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात करते हैं, तो आपका प्रेसिडेंट जो है वो आपकी नेशनल असेंबली, सेनेट और चारों प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्टोरल कॉलेज बन के जो है वो इलेक्ट होता है। तो उसमें भी ऑब्वियसली नेशनल असेंबली का जो है वो रोल होता है। सो दैट्स वाई ये भी पावर है इसके पास। देन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, तो जब आपकी 5 साल बाद इलेक्शन होता है और नई नई असेंबली बनती है, तो नई असेंबली में सबसे पहले जो किया जाता है वो स्पीकर का चुनाव किया जाता है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो वो भी कौन करता है? आपकी नेशनल असेंबली करती है। सो दैट्स वाई ये पावर है इनके पास। देन जुडिशियल फंक्शन एंड पावर्स हैं, कि मतलब जुडिशरी से रिलेटेड कौन से फंक्शंस हैं। तो अब मेरा गला थक गया है, लेकिन एनी हाउ हम स्टार्ट करते हैं। अबिलिटी टू रिमूव द प्रेसिडेंट बाय इम्पीचमेंट, सबसे पहले है कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो गया है या उसने कोई करप्शन की है, तो उसको इम्पीच कर सकती है आपकी नेशनल असेंबली। इन द इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट, द असेंबली मे इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम। जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंदर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अगर ब्राइबरी में इन्वॉल्व होता है या हाइट्रियन में इन्वॉल्व होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करता है, तो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था जो लोअर हाउस, वो प्रेसिडेंट को इम्पीच करेगा, और सेनेट जो है उसका ट्रायल कंडक्ट करेगा, और सेनेट 2/3 मेजोरिटी के साथ सदर को जो है वो घर भेज सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो लोअर हाउस है यानी नेशनल असेंबली है, वो अगर सदर को देखती है कि इसने कोई वायलेशन की है, किसी मिसकंडक्ट का शिकार हुआ है, तो नेशनल असेंबली आपकी सदर को इम्पीच कर सकती है। देन है डिसमिसल और ऑफ जजेस ऑन चार्ज ऑफ मिसबिहेवियर, अगर जजेस ने मिसबिहेव किया है, करप्शन में इन्वॉल्व है, तो द असेंबली इन कोलैबोरेशन विद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, असेंबली जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के साथ मिलके मे रिमूव इम्पोर्ट इनकम्पिटेंट और करप्ट जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्रोविंसेस, ठीक है। अब बात सही है। देन है पनिशमेंट और कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, in case any individual or government official defies or insults assembly directives, the national assembly may proceed against them legally, ठीक है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सारी की सारी पावर्स हो गई। देन कुछ जो है वो एमरजेंसी पावर्स हैं आपकी असेंबली की। एमरजेंसी पावर, सॉरी टू से ये लेक्चर ज़्यादा लंबे हो रहे हैं और ये लेंथी होंगे भी, क्योंकि टॉपिक्स ही ऐसे हैं, डिटेल हमें देखना है, कोई भी चीज़ें इनकी हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मटेरियल आपके पास इतना को होना चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी आपको नेशनल असेंबली के बारे में पूछा जाए तो ईच एंड एवरी थिंग जो है वो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन हमने 10 साइड्स तक ही रहना, वो शीट्स उतनी मिलनी है आपको, ठीक है। तो इसको आपने कैसे रिड्यूस करना है वो अकॉर्डिंगली देख लेना है। जहाँ पे पावर्स तीन तीन बताई हैं उसको एक एक पावर लिखते हैं, दो दो लिखते हैं, छोटी करके लिखते हैं, ठीक है। टर्म का पैरा अगर 50 वर्ड्स का है उसको 2 लाइनों में टर्म बता दें कि टर्म विल बी ऑफ 5 ईयर, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको रिड्यूस करना है। एनी हाउ एमरजेंसी पावर्स भी कुछ है। सबसे पहले अप्रूवल है, एमरजेंसी डिक्लेरेशन है, देन एक्सटेंडिंग एमरजेंसी रूल है। मैंने पहले ही बताया था कि सदर जो एमरजेंसी लगा सकता है, और लेकिन उसको अप्रूव कौन करेगा, आपकी पार्लियामेंट करेगी। देन 2 साल सॉरी 2 महीने के लिए जो है वो इनिशियली लगाई जाएगी इमरजेंसी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2 महीने से आपने उसको एक्सटेंड करना है तो वो फिर आपकी पार्लियामेंट ही उसको जो है वो एक्सटेंशन देगी, जो कि 6 मंथ तक जो है वो हो सकती है। देन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ये हम एमरजेंसी प्रोविंस में पढ़ चुके हैं। कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस है कि जो सुबह लेट्स सपोज केपीके के अंदर जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन लगा दी है, उसकी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेलियर की वजह से, या जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से लेट्स सपोज केपीके में इमरजेंसी लगा दी है। तो अब जो केपीके का जो प्रोविंस है उसकी जो भागदौड़ है वो भी सारा कौन संभालेगा, आपकी फेडरल गवर्नमेंट संभालेगी, यानी नेशनल असेंबली संभाल लेगी। तो ये है कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। देन है रिवोकिंग एमरजेंसी पावर्स, तो एमरजेंसी पावर्स लगाने के बाद उसको रिवोक किसने करना, वो भी प्रोक्लेमेशन के थ्रू करेगा, सदर करेगा, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर करेगा। देन इसका कंक्लूजन है, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इन डिटेल पढ़ा अबाउट नेशनल असेंबली। प्रेसिडेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, नेशनल असेंबली याद हो गया, एक रह गया सेनेट, देन आपकी पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाएगी। इस पे सदर पे अलग क्वेश्चन आ जाता होता है, नेशनल असेंबली पे अलग क्वेश्चन आ जाता होता है, सेनेट पे अलग क्वेश्चन आ जाता होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।